रायपुर से खबर है, जहां दूल्हा दुल्हन की हत्या से सनसनी फैली है। ब्रिजनगर में दूल्हा दुल्हन का शव मिला है। 19 फरवरी को दोनों ने प्रेम विवाह किया था। पुलिस ने चाकू और मोबाइल जब्त किया है। 21 फरवरी की रात रिसेप्शन था। रिसेप्शन से पहले दोनों का शव मिला। मातम में बदला है जश्न। जांच में जुटी है पुलिस। रायपुर से बड़ी खबर, दूल्हा दुल्हन की हत्या से सनसनी फैल गई। ब्रिजनगर में दूल्हा दुल्हन का शव मिला है। 19 फरवरी को दोनों ने प्रेम विवाह किया था। पुलिस ने चाकू और मोबाइल जब्त कर दिया है। 21 फरवरी की रात रिसेप्शन था। रिसेप्शन से पहले दोनों का शव मिला। मातम में जश्न बदल गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हम लोग को खुद अचानक अभी पता चला तो हम लोग पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। पता चला कि हम लोग को लग गया है चोट ऐसी करके, तो हम लोग जा ही रहे थे मोती नगर। तो रास्ते में एम्बुलेंस में फ़ोन आया कि मेकाहारा जा रहे करके, कोई हम लोग को बताया भी नहीं। हाँ, वो बहुत खुशी खुशी शादी करी है। खुद ही हर चीज़ अपना तैयारी खुद से करी थी। शादी के दिन भी बहुत खुश थी वो। मालूम ही नहीं चला, अभी खबर मिला तब हम गए तुरंत। तो उनके घर वाले में भी कोई नहीं है। घर वाले, उनका लड़का खत्म हुआ, उन लोग लेके तो मेकाहारा जाते। कोई तो कुछ जाता, कोई नहीं है उनके घर में। क्यों नहीं है? कुछ गलत हुआ है जब तो वो लोग नहीं है घर में। क्या कोई हत्या किया है ऐसा? अभी हम तो थे नहीं वहाँ पर, तो ये लोग कुछ किए हैं जब तो भागे हुए हैं लोग। उनके घर में कम से कम 80 लोग होंगे, 70-80 लोग। आज उनका पार्टी है शादी का। हम लोग तो अपने घर से जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, वहाँ जाने के लिए तीरथ मैदान। अभी शाम को सूचना मिली थी कि मोती नगर के पास रहने वाले मोहम्मद असलम, जिसकी शादी 19 तारीख को कहकशा बेगम के साथ हुई थी, इन दोनों रक्त रंजित अवस्था में, घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। तत्काल पुलिस मौके पहुंची तो वो दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़की से तोड़वा के तत्काल उनको मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां पता चला कि दोनों की मौत हो गई। दोनों के शरीर में चोटें हैं। प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के बाद कल पीएम के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि एक्चुअली हुआ गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं रायपुर के ब्रिजनगर में, और आप देखिए ये पूरा टेंट लगा हुआ है, पंडाल भी सजा हुआ है, और ये वही मकान है जहां पर आज 2 हत्या हुई है। और सबसे बड़ी बात यही है कि इस जो घर है, इस मकान में यहाँ पर वसीर अहमद रहता था, और ये उसका मकान है। और कुछ दिन पहले 19 तारीख को कहकशा बानों से उसकी शादी हुई थी, और अचानक घर के अंदर में दोनों बॉडी है वो मिली है। रक्त रंजित जो लाश है वो मिली। जब परिवार वालों को सूचना मिली, और तब यहाँ पर तत्काल 108 जो टीम है वो पहुंची, और यहाँ से दोनों को मेकाहारा भेजा गया था, जहां दोनों की मौत हो गई है। और आप देखिए पूरा पुलिस फोर्स लगाया गया है कि किसी तरह की अप्रिय घटना है वो घटित ना हो, और यहाँ पर भी पूरे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और पुलिस पूरे मामले की जांच है वो कर रही है। अभी तक पुलिस की जांच में ये पता चला है कि अंदर से कमरा बंद था, और संभवतः दूल्हा और दुल्हन दोनों के बीच कुछ विवाद हुआ होगा, जिसकी वजह से हत्या है वो की गई होगी। लेकिन जो परिजन हैं, लड़की के जो परिजन हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि इसमें दूल्हे पक्ष की ओर से कुछ न कुछ जो किया गया होगा, हत्या की आशंका है वो जो दुल्हन पक्ष है वो व्यक्त कर रहा है। और यहाँ पर किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसलिए पुलिस की चौकसी है बढ़ा दी गई है, पुलिस बल है यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन पूरे मामले की जांच है अब पुलिस कर रही है। देखना होगा कि पुलिस की जांच में किस तरह का खुलासा होता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो अधिक जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। ममता हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं रायपुर से लाइव। ममता, क्या कुछ जानकारी है? पुलिस की जांच कहां तक पहुंची इस मसले को लेकर? बिल्कुल, देखिए बहुत चौंकाने वाली ये और बेहद दुखद भी घटना है, और अपनी तरह का ये पहला मामला है। इस तरह का मामला जो है
वो अभी तक सुनने में नहीं आता। खासतौर पर अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में कि रिसेप्शन के दिन ही जो है दूल्हा दुल्हन तैयार होने के लिए जाएं और उसके बाद में उनकी बॉडी इस तरीके से मिल जाए। और अभी अगर हम बात करें तो ये समझ में नहीं आ रहा है, ये स्पष्ट नहीं हुआ है, ये पीएम के बाद स्पष्ट होगा और पूछताछ के बाद भी पता चलेगा। दूसरी बात यह है कि कई तरह के सवाल इस पर खड़े हैं। अभी तो पुलिस की जांच, पुलिस कह रही है कि पीएम के बाद और पूछताछ के बाद सारी चीजें जो है वो क्लियर होंगी, क्योंकि कल तो इस घटना के बाद में सीधे बॉडी मेघाहारा ले गई और ले जाई गई और उसके बाद पीएम जो है वो आज सुबह से पीएम जो है वो शुरू होगा, क्योंकि रात को पोस्टमार्टम जो है वो नहीं होता है, तो 10 बजे के बाद जब पीएम शुरू होगा तो उसके बाद चीजें और स्पष्ट होगी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो कैसे जो है अमूमन जो शादी का घर होता है और जहां पर रिसेप्शन के लिए तैयार भी होते हैं, तो वहां ऐसा नहीं होता है कि जो दूल्हा दुल्हन जो है वो अकेले हो, कोई ना कोई उनके साथ रहते हैं और दुल्हन को भी तैयार करने वाले होते हैं, दूल्हे को भी तैयार करने वाले होते हैं, परिवार के लोग आसपास रहते हैं। तो ये भी एक सवाल है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो क्या एक दूसरे के ऊपर चाकू से उन्होंने वार किया था या कोई तीसरा शख्स था जिसने इस घटना को अंजाम दिया है? अगर वो चीख चिल्लाहट किसी ने क्यों नहीं सुनी, क्योंकि शादी घर ऐसा नहीं होता है, वहां पर तो ऑलरेडी जितने घर के मौजूद होते हैं उससे भी ज्यादा बाहर के लोग भी मौजूद होते हैं, आसपास लोग होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं। रिसेप्शन का दिन था, काफी शोर होता है, भीड़ भाड़ होता है, वहां पे बहुत ज्यादा प्रिवेसी जैसी चीज होती नहीं है। घर के बाहर भी वो लोग नहीं थे, किसी होटल के कमरे में नहीं थे, अपने घर पे थे और घर भी ऐसा नहीं था कि जो है वहां पे बहुत प्राइवेसी जैसी चीज हो। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जो कई तरह के सवाल खड़े करती है और यही वजह है कि पुलिस दोनों ही एंगल से जो है वो जांच कर रही है कि ऐसा तो एक ये कहा जा रहा है कि हो सकता है किसी बात पर लड़ाई हुई हो और लड़के ने चाकू मार दिया हो, फिर लड़की ने चाकू मार दिया और दोनों की मौत हो गई हो। लेकिन इस तरह की चीजें नहीं है कि चाकू से हमला किया जाए और उसके बाद लड़की के मुंह से कोई आवाज, दुल्हन के मुंह से कोई आवाज ही ना निकले, या इधर से चाकू से हमला किया जाए। तो इस तरह से चीजें हो या तो लोगों ने सुनी हूं और अब चीजों के ऊपर जो है वो अलग से कहे कि कोई बात ढकने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात यह है कि वहां पर चाकू कहां से आया, ये सवाल है। दोनों की लव मैरिज की बात कही जा रही है, लड़की के घर वाले कह रहे हैं कि दोनों काफी खुश थे और कहीं से भी बिल्कुल ये लग नहीं रहा था कि कोई ऐसी बात है। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर जो है वो हो सकता है आज जो है वो पर्दा उड़ जाए। बहरहाल पूरा मामला जो है संदिग्ध मानकर भी पुलिस चल रही है। ममता, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। रायपुर से बड़ी खबर, जहां सन्नी अग्रवाल के यहां ईडी की कार्रवाई पूरी हुई है। करीब 38 घंटे के बाद बाहर निकली ईडी की टीम। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ ईडी की टीम को विदा किया। छत्तीसगढ़ श्रम और कर्मकार मंडल के अध्यक्ष हैं सन्नी अग्रवाल। तो सन्नी अग्रवाल के यहां ईडी की कार्रवाई पूरी हुई। करीब 38 घंटे तक ये ईडी की कार्रवाई चली। 38 घंटे के बाद ईडी की टीम बाहर निकली। कार्रवाई करने के बाद कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ ईडी की टीम को विदा किया है। छत्तीसगढ़ श्रम एवं कर्मकार मंडल के अध्यक्ष हैं सन्नी अग्रवाल। तो ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, ममता को रुक कर लेते हैं। ममता, ईडी ने कई जगहों पर छापेमारी की है छत्तीसगढ़ में और इसी कड़ी में सन्नी अग्रवाल के यहाँ भी कार्रवाई हुई, लेकिन अनोखी बात यह है कि ढोल नगाड़ों के साथ ईडी की टीम की विदाई हुई। हाँ बिल्कुल, देखिए ये भी अगर हम बात करें तो पहली बार इस तरह की चीजें देखने आ रही है कि कहीं पर जो है वो ईडी पहली बार यानी कि देश में जो है जो चीजें अभी छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है, उसका कारण ये भी है कि एक अनोखे तरीके से जो कांग्रेस है वो प्रोटेस्ट कर रही है। कल सन्नी अग्रवाल के घर से जब ईडी की टीम रवाना हुई, करीबन 38 घंटे तक के ईडी की टीम ने जो है वो वहां पर दबिश दी थी और लगातार दस्तावेज वगैरह की जांच की थी। और उसके बाद जब वापस लौट रही थी तो बाहर जो है वो कार्यकर्ता मौजूद थे ढोल नगाड़ों के साथ में और उन्होंने प्रॉपर उन्हें ढोल नगाड़ों के साथ में गाड़ी तक के विदा किया। तो अपने आप में ये दिलचस्प नजारा था। और जहां जहां पर कांग्रेस नेताओं के घर में छापे पड़े हैं वहां पर इसी तरह का प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिला। कहीं लंगर जैसा लगा दिया गया था, वहां पर खिचड़ी और हलवा बांटा जा रहा था, जैसे कि जो देवेंद्र यादव है विधायक, उनके यहाँ देखा गया। उसके साथ ही अलग अलग जगहों पर। और कांग्रेस का कहना है कि महाअधिवेशन को जो प्रभावित करने के लिए इस तरह के छापे ईडी के जरिए जो
है वो डाले गए, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि ईडी की टीम को ये जरूर एहसास कराया जाएगा, ये कांग्रेस का कहना है कि वो जो है वो चाहे जो भी कर ले या किसी दुर्भावनावश वो कर ले, लेकिन हम उनकी किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार। दूसरी बात ये है कि हम इसी तरह से ढोल नगाड़े के स्वागत के साथ में उन्हें विदाई करेंगे। इसको अगर हम बात करें तो प्रोटेस्ट भी कह सकते हैं, दूसरी बात ये चढ़ाने वाली बात भी कह सकते हैं। जी ममता, आप हमारे साथ बनी रहिए, कुछ और खबरों पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से बड़ी खबर। आज छत्तीसगढ़ आएंगे प्रदेश के नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। 23 फरवरी को उनका शपथ ग्रहण समारोह है। सुबह 11:30 बजे उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उनको शपथ दिलाएंगे। इससे पहले आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे हरिचंदन। ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। ममता, अनुसुईया उइके की जगह अब लेंगे हरिचंदन। बिल्कुल, देखिए नए राज्यपाल आएंगे और आज वो पहुंचेंगे और अगर हम बात करें तो उनके स्वागत की तैयारी भी है। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो नए राज्यपाल के साथ ही जिस तरह से अनुसुईया उइके के साथ बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी, आरक्षण जो संशोधन विधेयक है ये एक बड़ा मसला है जिस पर जो है वो दस्तखत नहीं हुए हैं और वो अभी भी राजभवन में है। और अब अगर हम बात करें तो नए राज्यपाल के साथ भी ये उम्मीदें जुड़ गई हैं कि वो दस्तखत कब करते हैं। जाहिर तौर पर समय तो लगेगा ही, क्योंकि चीजों को वो समझना भी चाहेंगे और ये भी सोचने वाली बात होगी कि वाकई वो दस्तखत करेंगे या नहीं करेंगे या क्या लौटा देंगे, क्योंकि राज्यपाल के जो विशेषाधिकार होते हैं लेकिन 3 ही चीजें वो कर सकते हैं। तो ये जो है वो खासतौर पर सबकी नजर रहेगी। और छत्तीसगढ़ सरकार जो है जिस तरह से कह रही थी, मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि अब उनसे उम्मीद है अब देखना ये है कि वो दस्तखत करते हैं या नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि सियासत जो राज्यपाल अनुसुईया उइके के साथ में शुरू हुई थी, वो सियासत जब तक दस्तखत नहीं होते तब तक जारी तो रहेंगे ही। उनके आने के बाद पता चलेगा जब वो एक तरह से कहें कि जो अपनी स्पीच भी देंगे कि किस तरह की चीजें वो सोच रहे हैं इस राज्य को लेकर के और उम्मीदें जो है वो कितनी पूरी होती है। जी ठीक है ममता, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं कोरबा से बड़ी खबर, जहां ट्रेलर से टकराई है यात्री बस। हादसे में कई यात्री घायल हो गए। कोरबा से पेंड्रा रोड जा रही थी बस, पसान के लहंगा मुख्य मार्ग पर घटना हुई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ घायलों को पेंड्रा जिला अस्पताल भेजा गया। कवर्धा में भाषण के दौरान बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी जितेंद्र नबीन ने मंत्री मोहम्मद अकबर को अपशब्द कह दिए। उन्होंने कवर्धा विधायक और मंत्री मोहम्मद अकबर को शैतान कह दिया। इतना ही नहीं, मंत्री के भाई को अजगर तक कह डाला। हाउसिंग बोर्ड के घरों को अजगर की तरह निकलने का आरोप लगाया और कहा कि हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियां जो गरीबों के लिए बनाई जाती हैं, जिसे दोनों निकल गए। काम भी शैतानियों से कम नहीं है। मुझे जानकारी मिली कि उनका भाई अजगर है और भाई ने क्या किया है, हाउसिंग बोर्ड को ही निकल गया है। मालूम हुआ है आपको? तो जो हाउस बनाने का गरीब के बाकी का ये जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बनती है या हाउसिंग बोर्ड की योजनाएं बनती, उसको ही वो खा गया। तो अजगर का नाम के साथ उसका जो परिचय होता है वो परिचय भी बहुत खूब है। लेकिन भाइयों, हम यहाँ पे आए हैं अपने कबीर धाम की माता बहनों के आवाज की लड़ाई को लड़ने के लिए। सीएम शिवराज ने स्पीकर का हाल जाना है। स्पीकर गिरीश गौतम के स्वास्थ्य की जानकारी लेने सीएम शिवराज जी अस्पताल पहुंचे थे। विधानसभा अध्यक्ष अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी तबीयत खराब है। हालचाल जानने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। डॉक्टरों की देखरेख में इलाज विधानसभा अध्यक्ष का चल रहा है। एमपी कांग्रेस की आईसीसी डेलीगेट्स की सूची में पिता पुत्र के नाम होने पर लग रहे आरोपों पर कांग्रेस ने वीडियो जारी किया। दिग्विजय सिंह के मीडिया सेल ने दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के पिता पुत्र को लेकर जारी किया है वीडियो। दिग्विजय सिंह और जयवर्धन पिता पुत्र की जोड़ी जबरन थोपे गए, परिवारवाद से अलग बताया गया है। इसमें राजनीति में परिवारवाद की बात अक्सर होती है, लेकिन डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील, पुलिस, आर्मी जैसी सभी जगहों पर आपको उनकी पीढ़ी दर पीढ़ियां सेवा करती दिखाई देंगी।
फिर सवाल ये उठता है, राजनीतिज्ञों के बेटे राजनीति में क्यों नहीं आ सकते? हाँ, समस्या एक ही है, यदि कोई अयोग्य है तो उस पर परिवारवाद थोपने का आरोप लगना लाजमी है। लेकिन मध्य प्रदेश का एक राजनीतिक परिवार ऐसा भी है जहाँ जनसेवा ही परंपरा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की, जो अपनी प्रतिबद्धता और सेवा भाव से राजनीति में स्थापित हैं। तो उनके बेटे पूर्व मंत्री व वर्तमान में राघोगढ़ क्षेत्र के विधायक जयवर्धन सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र को कईयों बार पैदल नाप चुके हैं। वह पिता के पद चिन्हों पर चलकर हर रोज। छतरपुर में भाई के धमकाने वाले वीडियो पर बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हर विषय को उनसे ना जोड़ा जाए। मैं गलत के साथ नहीं हूं, कानून अपना निष्पक्षता से काम करे। सोशल मीडिया के द्वारा शालिग्राम जी का एक विषय हमारे संज्ञान में आया है। देखो, हम गलत के साथ नहीं हैं, कानून निष्पक्षता और पारदर्शिता की गहराई से इसकी जांच करें। हम कतई गलत के साथ नहीं हैं और हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। हम अपने मार्ग में सनातन हिंदुत्व और श्री बागेश्वर बालाजी की सेवा में अनवरत लगे हुए हैं, इसलिए कृपा करके हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। इस देश में संविधान है। और खंडवा से बड़ी खबर, पाकिस्तान से लौटा राजू खंडवा पहुंचा, बेटे से मिलकर भावुक मां हो गई। बेटे को देखकर मां के आंसू छलक पड़े। स्टेशन पर लोगों ने राजू का स्वागत किया। पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगे। 5 साल बाद पाक की जेल से रिहा हुआ है राजू पिंडारे, भटककर पाकिस्तान पहुंच गया था। इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।